हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। अब इसके बारे में तो आपने बहुत ही सुना होगा, बट आज हम थोड़ा इसका पैथोजेनेसिस जान लेते हैं ताकि इजी हो जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इस टॉपिक का पैथोजेनेसिस समझने में डिफ़िकल्टी होती है। अब जैसे कि ये नाम है, क्या है, हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये न्यूबॉर्न में होती है। ठीक है, अब इसका हम पहले पैथोजेनेसिस समझने के लिए ये देखेंगे कि किन केसेस में होता है जब मदर, ठीक है, जो मदर होती है वो नेगेटिव फॉर कौन सा एंटीजन होती है, RH एंटीजन। अब RH एंटीजन अगर आपको याद होगा तो RBC सरफेस के ऊपर ABO ब्लड ग्रुप तो आपने सुना ही होगा, ये दोनों कोडोमिनेंट थे। साथ में एक होता है हमारा RH एंटीजन, जो 85% केसेस में होता है पॉजिटिव, बट 15% केसेस में आपका मिलता है RH नेगेटिव, जिसको आप बोलते हैं AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव क्या है, दैट मीन्स RH एंटीजन इज मिसिंग। क्लियर है RH एंटीजन क्या होता है। तो सपोज इन 15% केसेस में मदर है जो नेगेटिव फॉर RH एंटीजन है, बट फादर, ठीक है, जो फादर है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका मतलब समझ सकते हो कि वो हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकते हैं, बट जो भी है पॉजिटिव है, इसलिए फीटस भी पॉजिटिव है। अब ये फीटस डेवलप कहाँ हो रहा है, मैटरनल वूम के अंदर। तो ये फीटस है, ये मदर है, और ये डेवलप हो रहा है फीटस ड्यूरिंग जेस्टेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, मेनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, मेनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या हो जाता है कि ये जो फीटस है, इसका जो ब्लड है वो मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, इट कैन बी ड्यूरिंग जेस्टेशन ऑल्सो, इट कैन बी ड्यूरिंग डिलीवरी ऑल्सो, बट डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द मदर टू दिस RH पॉजिटिव एंटीजन। अब मदर तो नेगेटिव है लेकिन फीटस पॉजिटिव है। जब ये ब्लड मदर तक आया तो मदर को फौरन लगा और उसने उसके अगेंस्ट बना दी एंटीबॉडी, एंटी-D। क्या बना दी, एंटीबॉडी, एंटी-D बना दी। बट अभी तो फीटस निकल गया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी था ना, फीटस तो निकल गया, बट मदर के अंदर रह गई ये एंटी-D एंटीबॉडी। क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी को कोई फर्क पड़ा? नो, फर्स्ट प्रेगनेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ही ये एंटीजन एक्सपोज हुआ, मदर ने एंटी-D बनाया, ठीक है, लेकिन फीटस तो डिलीवर हो गया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं हुआ। नाउ इन सेकेंड प्रेगनेंसी ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स, मदर इज नेगेटिव, फीटस इज पॉजिटिव बिकॉज द फादर इज पॉजिटिव। अब क्या हुआ, मदर के पास ऑलरेडी एंटी-D है, यहाँ पे तो बन रही थी। अब जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, ये वूम था, ठीक है, इसके अंदर फीटस डेवलप हो रहा था, ठीक है, ये पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, बट ऑलरेडी एंटी-D है। अब ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो एंटी-D है वो किस टाइप की है, IgG क्लास की है। वो क्लासेस याद हो, IgM, IgG, IgD, कौन सी क्लास की है, जो एंटी-D एंटीबॉडी है, IgG। तो वो पास हो जाएगी प्लेसेंटा से, विच इज द ओनली टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज एबल टू क्रॉस द प्लेसेंटा, IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडी। तो ट्रांसफर होगी वो प्लेसेंटा से, होगी, ठीक है, फीटस को एंटीबॉडी देगी, उसके एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करेगी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा, फीटल RBC
अंडरगोस लाइसिस। कैसे हुआ लाइसिस? क्योंकि एंटीबॉडी तो ऑलरेडी मदर के पास थी, वो पास हुई थ्रू द प्लेसेंटा और उसने कर दिया फीटल आरबीसी हीमोलाइसिस। क्लियर है कि ये क्यों हुआ? मेनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये एंटीडी बना, बट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या हुआ? फीटल एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी थी उसने उसको लाइसिस करा दिया। ठीक है, लाइसिस ऑफ फीटल आरबीसीज। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना लाइसिस होगा? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितना लाइसिस होगा? तो अब खुद बताइए किन चीजों पे डिपेंड करेगा? हमें पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एंटीजेनिक एक्सपोजर। मतलब जितना ज्यादा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये हेमरेज हुआ, फीटोमेटर्नल हेमरेज हुआ था, उतना ज्यादा मदर को एक्सपोज हुआ होगा, उतना ज्यादा एंटीबॉडी बनी होगी। कौन सी? एंटीडी। ठीक है, उतना ज्यादा डैमेज होगा फीटल आरबीसीज में। तो इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑन द अमाउंट ऑफ फीटोमेटर्नल हेमरेज। जितना ज्यादा हेमरेज हुआ होगा उतना ज्यादा एंटीडी बना होगा और उतना ज्यादा होगा लाइसिस ऑफ आरबीसीज। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इवन 1 ml ऑफ फीटोमेटर्नल हेमरेज इज इनफ टू इनिशिएट लाइसिस। मतलब सिर्फ 1 ml भी अगर पास हुआ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो भी बहुत है लाइसिस होने के लिए। तो पहला फैक्टर क्या हुआ? अमाउंट ऑफ फीटोमेटर्नल हेमरेज। सेकंड क्या हुआ? टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्लास। अब आपको पता है आईजीएम होता तो क्या फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। व्हाई? इट इज नॉट एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा। तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी भी होती तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। तो नेक्स्ट क्या फैक्टर है? एंटीबॉडी क्लास। ठीक है, एंटीबॉडी क्लास। आईजीएम होता तो नहीं मैटर करता क्योंकि प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस करता, ठीक है। लेकिन आईजीजी है तो करेगा, एंड दैट टू IgG1 एंड IgG3 ये ज्यादा करते हैं कंपेयर टू IgG2 एंड IgG4। समझ रहे? एंटीबॉडी क्लास में IgG पे डिपेंड करता है, प्लस 1 और 3 जो है वो ज्यादा करेंगे कंपेयर टू 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नेक्स्ट फैक्टर डिपेंड करता है ABO इन्फ्लुएंस। अब क्या होगा अगर ABO इनकम्पैटिबिलिटी होती तो वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा कि हार्म करेगा? RH को, RH इनकम्पैटिबिलिटी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जो ABO इनकम्पैटिबल RBCs थे वो ऑलरेडी अंडरगोज लाइसिस, so they are not able to be exposed to mother। अगर बच्चे में ABO इनकम्पैटिबिलिटी भी थी तो वो ऑलरेडी लाइसिस हो जाएगा और नॉट एबल टू पास इनटू मदर सर्कुलेशन। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड किया? कितना अमाउंट ऑफ फीटोमेटर्नल हेमरेज है, एंटीबॉडी की क्लास क्या है, IgG है तो ज्यादा होगा क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ एंटीबॉडीज जैसे लुइस एंटीबॉडीज वैसे ही डेवलप हो जाती है, बट वो IgM टाइप की है तो वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगी। इसीलिए आप अपने सैंपल को विच हैज टू बी टेस्टेड यू कैन ऐड अ सीरम रिएजेंट which can cause lysis of IgM। ठीक है, हम खुद ही इस IgM के सारी एंटीबॉडीज का लाइसिस करा देते हैं ताकि हमारे पास क्या बचे? सिर्फ IgG बचे which has to be tested for
RH-D। ठीक है, सिर्फ IgG चाहिए, IgM चाहिए ही नहीं, उनको हम एक रिएजेंट डाल के लाइसिस करा देते हैं। ठीक है, क्लियर है कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि एंटीजेनिक एक्सपोजर किसका ज़्यादा होता है। अब आपको पता है कि RH जो टाइप है उसके मल्टीपल एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स हैं, और मोस्ट इम्यूनोजेनिक होता है कैपिटल D। मोस्ट इम्यूनोजेनिक कौन सा होता है, कैपिटल D। नेक्स्ट कौन से होते हैं, कैपिटल C, स्मॉल e एंड किल एंटीजन। तो ये सब एंटीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं टू कॉज व्हाट, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो फोर्थ फैक्टर कौन सा है, एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। कौन सा मोस्ट एंटीजेनिक है, कैपिटल D, फॉलोड बाय कैपिटल C, स्मॉल e एंड किल एंटीजन। Is Lewis antigen involved? No. Why? Because it is IgM type. It is not able to cross the placenta. समझ आ रहा है। तो हम अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस था वो पॉजिटिव फॉर RH एंटीजन था और जो मदर थी वो नेगेटिव थी। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मेनली जो हेमरेज हुआ उसमें ये D एंटीजन एक्सपोज हो गया मदर के ब्लड से, जिसने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया। बट क्योंकि ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी या फर्स्ट चाइल्ड इज नॉट अफेक्टेड, बट सब्सिक्वेंट या सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर ये IgG जो बन रही थी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि IgG क्रॉस कर जाती है और फीटल सर्कुलेशन में RBC लाइसिस कर देगी। उससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, बिलीरुबिन, कौन सा बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन रेज हो जाएगा। एनीमिया इतना ज्यादा हो जाए अगर कि फीटस के बाकी ऑर्गन्स में एरिथ्रोपोइसिस होना स्टार्ट होना पड़े। ठीक है, इतना एनीमिया हो जाए कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हो जाए। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट भी एबनॉर्मल हो जाएंगे, और बिलीरुबिन भी बढ़ जाएगा बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द लिवर टू कॉन्जुगेट। बट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इतना ज्यादा डिजीज नहीं कॉज कर रहा है क्योंकि ये बिलीरुबिन भी मदर की सर्कुलेशन में जाएगा और मदर के लिवर के थ्रू कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि मैटरनल सर्कुलेशन में बिलीरुबिन कौन सा वाला रेज्ड है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रेज्ड है, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में कौन सा बिलीरुबिन रेज्ड होगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि उसका लिवर इतना कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता है इन द कॉन्जुगेशन ऑफ द बिलीरुबिन। मैटरनल बिलीरुबिन कौन सा रेज्ड होगा, कॉन्जुगेटेड। फीटल कौन सा रेज्ड होगा, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन मोर देन 18 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तब जरूर से वो ब्रेन डैमेज कर देगा फीटस के, कॉल्ड एज कर्निक्टेरिस। समझ रहे हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं इन्वॉल्व हो रही है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो रही है, और इतना ज्यादा आरबीसी लाइसिस हो रहा है कि एनीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हो रही है, लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल हो रहे हैं। एल्ब्यूमिन को क्या हो रहा है, एल्ब्यूमिन भी कम हो रहा है क्योंकि लिवर ही सिंथेसाइज करता है एल्ब्यूमिन। तो फीटल सीरम एल्ब्यूमिन भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है हाइपोप्रोटीनीमिया, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इडीमा, जिसको आप क्या बोलते हो, इस इडीमा डेवलपमेंट को क्या बोलते हो, हाइड्रोप्स फेटालिस।
ठीक है, हाइड्रोप्स फिटालिस बोलते हैं कि इतना ज़्यादा एडिमा हो जाए कि हाइड्रोप्स फिटालिस हो जाए, इतना ज़्यादा बिलीरुबिन बेस्ड हो जाए कि कर्निक्टेरस हो जाए, तो ये क्या है, सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सिवियर केसेस ऑफ हेमरेज में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोप्स फिटालिस और कर्निक्टेरस। तो आई होप इस वीडियो में आपको एटलीस्ट इतना समझ आया हो कि क्यों फर्स्ट प्रेगनेंसी अनइन्वॉल्व रहती है, क्यों सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, और क्यों आईजीएम एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए उनका पहले ही टेस्ट में लाइसिस कर देते हैं, कैसे फीटस के अंदर एनीमिया होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है, हाइड्रोप्स फिटालिस होता है, कर्निक्टेरस होता है। एटलीस्ट इतना पैथोजेनेसिस आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है।